जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों हम आपको पता है कि टॉप 20 क्वेश्चन लेकर आते हैं जिसमें हम जी के जीएस यानी कि उत्तर प्रदेश दरोगा के, ठीक है, आपको पता है दरोगा में जो भी होते हैं दोस्तों हम टॉप 20 क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हर प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, चाहे वो दोस्तों संविधान के हों या फिर दोस्तों आपके जो आपके मूल विधि हैं उसके हों दोस्तों, याचिकाएं हों, सब कुछ दोस्तों इसी में हम शामिल कर लेते हैं। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं और आपको बता दिए क्वेश्चन आपके कहीं ना कहीं पूछे गए होते हैं, ठीक है, जो हमें अच्छे लगते हैं वही क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर के आते हैं और उनके बारे में बहुत अच्छे से समझते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन आपको बता दें, दूसरी सीरीज है दोस्तों, इसके पहले हमने पहला वीडियो बनाया है दोस्तों, अगर आपने देखा देखिए बहुत सारी वीडियो हम बना चुके हैं, ठीक है, और बहुत अच्छे से हमने पढ़ाया है। आप जाइए हमारे प्लेलिस्ट पे जिसका नाम है दोस्तों मिशन यूपीएसआई 2021 के नाम से आपको मिल जाएगा, उस पर आपको बहुत अच्छे से, क्योंकि हमने जनहित याचिका हमने ट्रिक के माध्यम से आपको रटाने की कोशिश की है, शायद आपको पूरे याद भी हो गए होंगे, लगभग 270 के प्लस, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। उसके पहले बता दें अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको बता दें कि इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर बार पूछा आता है। क्या है दोस्तों क्वेश्चन कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के अध्याय 4 के कहाँ निहित है दोस्तों। तो आपको पहले चीज आप याद रखिएगा दोस्तों, ये आपके 36 से 51 तक है दोस्तों। कहाँ तक? 36 से 51 भाग 4 में, ठीक है, याद रखेंगे 36 से 51 भाग 4 में दोस्तों। और एक चीज याद रखिएगा कि बहुत बार पूछा था दोस्तों कि नीति निर्देशक तत्व जो है दोस्तों ये कहाँ से लिए गए हैं, तो ये दोस्तों लिए गए हैं आयरलैंड से। कहाँ से दोस्तों? ये आयरलैंड से लिए गए हैं। भाग कौन सा है? भाग 4 है दोस्तों। और दोस्तों आपको पता है अनुच्छेद कौन सा है, तो 36 से 51 तक दोस्तों बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। सबसे ज्यादा पूछा कहां से लिए गए हैं दोस्तों, तो आयरलैंड से लिए गए हैं। और एक चीज बता दोस्तों कि इनके लिए दोस्तों कोई भी इंसान कोर्ट नहीं जा सकता दोस्तों। जैसे आपको पता है कि मौलिक कर्तव्य के लिए, सॉरी, जो आपके मौलिक अधिकार या फिर मूल अधिकार हैं उनको कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है, मगर दोस्तों ये जो आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व है दोस्तों या सिद्धांत है दोस्तों, इन्हें मतलब कि कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो याद रखेंगे 36 से 51 तक। भाग 4 में क्या है दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों भाग 3 की अगर बात करते हैं, भाग 3 में आपको पता होगा मूल अधिकार है दोस्तों जो कि अमेरिका से लिए गए हैं। और दोस्तों भाग 2 में क्या है, नागरिकता है दोस्तों जो कि आपको पता होगा ब्रिटेन से ली गई है। और भाग 1 में दोस्तों राज्य के बारे में बताया गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम इसके साथ में कई सारे क्वेश्चन भी रिवीजन करते रहेंगे, आपको ये चीजें पता भी होंगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद का अर्थ ये भी बताता है कि भारतीय नागरिक अथवा दूसरे व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति के साथ साथ भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न तरीके से बर्ताव किया जाएगा। मतलब दोस्तों इसमें जो बताए गए हैं इनमें से कुछ चीजें दोस्तों जो कि आपके जो मतलब कि भारतीय नागरिक हैं और विदेशी नागरिक सभी के लिए हैं, और कुछ एक ऐसा होगा दोस्तों अनुच्छेद जो कि दोस्तों मतलब उसमें बर्ताव अलग से किया जा सकता है दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा आपको बताना होगा। देखिए आपको पता है मूल अधिकार के सभी चीजें मूल अधिकार से दोस्तों, और मूल अधिकार कहां से ले गए, अमेरिका से दोस्तों। और किस भाग में है, तो दोस्तों आपको पता होगा भाग 3 में है, ठीक है। तो दोस्तों आपको बता दें, ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इसके बारे में। देखिए अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता दोस्तों, ठीक है, विधि के समक्ष समता दोस्तों, ठीक है, ये आपको पता है दोस्तों। और एक चीज आपको बता दें कि विधियों का समान संरक्षण दोस्तों, इसका अर्थ है कि जो नागरिक हो या फिर गैर नागरिक दोनों को संरक्षण प्रदान किया जाएगा। हालांकि कुछ चीजों में दोस्तों अपवाद भी होता है, बाकी वो अलग चीजें हैं, ठीक है। और दोस्तों आपको बता दें, जबकि दोस्तों आपको क्या है अनुच्छेद 18, ठीक है, अनुच्छेद 18 को बता उपाधियों का अंत दोस्तों, ठीक है, उपाधियों का अंत मेरे दोस्तों। तो इसमें क्या होता है आपको पता होना चाहिए, मतलब दोस्तों आपको पता है कि जो 18वां है दोस्तों, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि इसमें आप विदेशों से दोस्तों कोई भी तरीके के लाभ की चीज़ें आप नहीं ले सकते दोस्तों। वही चीज़ बताया गया है कि जो उपाधियों का अंत है दोस्तों, इसका मतलब क्या है कि आपको विदेश से अगर कुछ मिलता है दोस्तों तो उसे आप नहीं ले सकते हैं, अगर लेंगे भी दोस्तों तो आपको राष्ट्रपति से स्वीकृति लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो यही बताता है दोस्तों क्या, आपके उपाधियों का अंत। और आपको पता है दोस्तों कि अगर आपको कोई चीज़ मिलता है दोस्तों, मान लिया आपको भारत रत्न मिला है, ठीक है, भारत रत्न आपको दिया गया है, जैसे सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न दिया गया, तो उसका ये नाम के आगे प्रयोग नहीं कर सकते दोस्तों, ठीक है, नाम के आगे ऐसा नहीं लिखवा सकते सचिन तेंदुलकर की भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, ये वो नहीं लिखवा सकते दोस्तों। तो बिल्कुल सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी नंबर, ठीक है। क्या हो जाएगा दोस्तों, सी नंबर हो जाएगा, तो याद रख लेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, थोड़ा सा देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए कि स्पेशल दोस्तों, सदन के अधिकार और विशेषाधिकार उसकी सम्मतियों और
सदस्यों के अभिरक्षक हैं दोस्तों। तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे क्या भरा जाएगा आपको बता दें दोस्तों, इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, जो अध्यक्ष होता है ना। देखिए अध्यक्ष जो होता है दोस्तों सदन के अधिकार और विशेषाधिकार उसकी समितियों और सदस्यों का अभिरक्षक होता है। आपको पता होगा जैसे लोकसभा अध्यक्ष दोस्तों, आपको पता होगा कि लोकसभा अध्यक्ष इस समय कौन है, ओम बिरला जी है दोस्तों, ठीक है। तो वो मेन होता है दोस्तों, ठीक है, वो क्या होता है, मेन होता है दोस्तों। चलिए आपको एक चीज और बता दें दोस्तों कि दोस्तों जो मेन अध्यक्ष होता है दोस्तों, और आपको बता दें कि जो राज्यसभा का मतलब पदेन सभापति होता है दोस्तों, वो कौन होता है, तो वो होता है दोस्तों उपराष्ट्रपति। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं दोस्तों कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा कर है जिसकी वसूली सिर्फ राज्य सरकार कर सकती है दोस्तों, राज्य है ना, राज्य सरकार करती है, यानी राज्य कर है। तो कौन सा दोस्तों, भूमि राजस्व या फिर सीमा शुल्क या फिर दोस्तों आयकर पर अधिभार या फिर व्यक्तियों और कंपनियों के संपत्ति के पूंजीगत मूल्य पर दोस्तों। तो इसका कौन सा सही ऑप्शन होगा दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि राज्य सरकार द्वारा लिया जाने वाला कर कौन सा है, तो भूमि कर है दोस्तों। कौन सा है, भूमि कर दोस्तों राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो आपको पता होगा ये चीजें। चलिए अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि ने पहली बार विधायिका में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की दोस्तों, किसके द्वारा विधायिका में दोस्तों पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था लागू की गई दोस्तों। तो इसका आपको सही आंसर क्या होगा दोस्तों, आपको पता होगा कि भारत सरकार अधिनियम दोस्तों। कौन सा, भारत सरकार अधिनियम द्वारा दोस्तों पहली बार दोस्तों आपको पता होगा कि द्विसदनात्मक या द्विसदनीय व्यवस्था लागू की गई थी दोस्तों, ठीक है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और दोस्तों ये आपको पता है कब आया था दोस्तों, तो 1919 में आया था। कब आया था दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम दोस्तों 1919 में आया था, जिसको दोस्तों और किस नाम से जानते हैं, आपको पता होना चाहिए कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है इसको, ठीक है। तो इसी की बात की जा रही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है आप लोगों के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रथम राज्यसभा का गठन किस वर्ष हुआ था दोस्तों। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रथम राज्यसभा का गठन किस वर्ष हुआ था दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि प्रथम राज्यसभा का गठन दोस्तों कब हुआ था, तो 1952 में दोस्तों। कब हुआ था, 1952 दोस्तों, 3 अप्रैल 1952 को दोस्तों प्रथम राज्यसभा का गठन हुआ था दोस्तों। और 1952 में दोस्तों इसकी पहली बैठक भी हुई थी, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए दोस्तों। और आपको पता होना चाहिए दोस्तों राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए उपराष्ट्रपति होता है। और दोस्तों राज्यसभा किस अनुच्छेद में दोस्तों, आर्टिकल 80 में राज्यसभा का उल्लेख है दोस्तों। और राज्यसभा में दोस्तों राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है दोस्तों, ठीक। तो ये भी आपको पता होना चाहिए बिल्कुल अच्छे से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि चींटियों के हमले से फसलों की सुरक्षा के लिए दोस्तों निम्नलिखित में से किस कीटनाशक का प्रयोग किया जा सकता है दोस्तों। आपको पता होगा कि चींटी दोस्तों बहुत ही मात्रा में कहीं कहीं आ जाती है दोस्तों। तो उनसे दोस्तों संरक्षण के लिए हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कपूर का इस्तेमाल करके दोस्तों हम चींटियों को क्या भगा सकते हैं, चींटियों को हम दूर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए दोस्तों, क्या कपूर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बात करते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि इस यातायात संकेत का क्या अर्थ है दोस्तों। देखिए ये चीज हमने पढ़ाया भी है, यातायात संकेत के बारे में हमने बहुत अच्छे से पढ़ाया है दोस्तों। तो इसका अर्थ क्या होता है, जो त्रिभुज की तरह बनता है दोस्तों, इसका अर्थ होता है दोस्तों रास्ता दें। क्या होता है दोस्तों, रास्ता दें हो जाता है दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, रास्ता देने के लिए ये कहा जा रहा है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन तक बढ़ते दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक कंप्यूटर में देखिए समझिएगा, एक कंप्यूटर में फाइल फोल्डर आदि के चित्रात्मक निरूपण को क्या कहते हैं दोस्तों। तो आपको भी पता होगा कि दोस्तों कोई कंप्यूटर होता है, उसके डेस्कटॉप पे आपने देखा होगा, ठीक है। क्या होता है दोस्तों, छोटे छोटे दोस्तों बने होते हैं फाइल, मतलब कि आइकन की तरह, फाइल की तरह बना, तो दोस्तों इनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम आइकन बोलते हैं ना, आइकन बोलते हैं दोस्तों। कोई भी चीज आप बनाओगे, कोई फोल्डर बना दोगे तो वो आइकन कहलाएंगे ना। कितने सारे आइकन बोलते हैं, कितने सारे आइकन है इसमें फोल्ड में ना, चित्र लगाना चाहते तो चित्र लग जाएंगे दोस्तों। इस तरीके से उनको क्या बोलते हैं दोस्तों, हम आइकन बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी है, देखिए कंप्यूटर से भी एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर बार पूछा गया था, ठीक है। चलिए हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय सेना द्वारा आजाद कराने से पहले, ठीक, भारतीय सेना द्वारा आजाद कराने से पहले गोवा किसके अधीन था दोस्तों। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि गोवा किसके अधीन था दोस्तों, तो पुर्तगालियों के अधीन था गोवा। आपका क्या, पुर्तगालियों के अधीन था गोवा दोस्तों। और आपको बता दें कि 1961 में दोस्तों, क्या 1961 में दोस्तों गोवा और दमन द्वीप को दोस्तों पुलिस कार्यवाही से दोस्तों क्या किया गया, इनसे दोस्तों अलग
अलग करवाया गया। ठीक है, मतलब कि 1961 में दोस्तों इसको भारत में मिलाया गया पुलिस कार्यवाही के द्वारा दोस्तों गोवा को। और गोवा की राजधानी इस समय क्या है दोस्तों, पणजी है दोस्तों। कौन सी है, गोवा की राजधानी पणजी। और दोस्तों गोवा सबसे छोटा राज्य भी है। क्या दोस्तों, गोवा सबसे छोटा राज्य भी है। और दोस्तों गोवा पहला राज्य बन गया जिसने दोस्तों 100% दोस्तों पानी पहुंचा दिया है घर घर दोस्तों, है ना, 100% घरों में दोस्तों पानी पहुंचा दिया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि साल 1919 में किन की गिरफ्तारी पर दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था दोस्तों। आपको पता होना चाहिए कि साल 2019 में दोस्तों 13 अप्रैल 1919 को दोस्तों, ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को क्या होता है दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है दोस्तों, बैसाखी के दिन। और आपको पता होगा कि दोस्तों सरकारी उसके रिपोर्ट के मुताबिक दोस्तों 379 लोग मारे गए थे। ठीक दोस्तों, और आपको बता दें कौन से दो नेता थे दोस्तों जिनके मतलब इस पर दोस्तों जिनको दोस्तों आजाद कराने के लिए, गिरफ्तारी से हटाने के लिए दोस्तों मतलब कि सभा बुलाई गई थी। तो आपको पता होना चाहिए कौन थे, डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू दोस्तों। इसी में जनरल डायर के आदेश पर दोस्तों क्या होता है कि गोली चला दी जाती है और बहुत सारे निहत्थे लोग मारे जाते दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए दोस्तों। इसके बाद दोस्तों दो लोगों ने अपनी उपाधि, देखिए नाइटहुड की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने मतलब कि वापस कर दी थी दोस्तों। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। और दोस्तों आप बताइएगा कि इसकी जांच के लिए कौन सी समिति बनाई गई थी, मतलब जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया था दोस्तों, आप बताइएगा अगर आपको पता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि भारत के पहले कवि के रूप में किसे श्रद्धेय माना जाता है दोस्तों। आपको पता होगा कि भारत के पहले कवि के रूप में दोस्तों किसको श्रद्धेय माना जाता है दोस्तों, आपको पता होगा जिनको आदि कवि कहते हैं, क्या, वाल्मीकि जी। और देखिए वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी है दोस्तों, आपको पता होगा रामायण वाल्मीकि जी ने लिखी, जिसका संस्कृत, देखिए संस्कृत में लिखा गया रामायण, और जिसका अवधि में अनुवाद किसने करते दोस्तों, रामचरितमानस का नाम से किसने करते दोस्तों, तुलसीदास जी ने दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। तो याद रख लेंगे, बहुत ही ज्यादा क्या है इंपॉर्टेंट। देखिए वेद व्यास ने महाभारत लिखी है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है। आपको पता होगा दोस्तों कि जो हम अनुसूची 7 पढ़ते हैं उसमें क्या है, शक्तियों का बंटवारा है। क्या दोस्तों, अनुसूची 7 पढ़ते हैं उसमें दिया है शक्तियों का बंटवारा। और आपको पता होना चाहिए दोस्तों राज्य के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं दोस्तों। देखिए राज्य के अंतर्गत जिसमें राज्य दोस्तों कानून बना सकती है। ठीक है, और आपको बता दें कि दोस्तों 3 कानून हैं, समझिएगा कुछ चीजें हम आपको बता दें दोस्तों। 3 तरीके होते हैं। पहला होता है संघ सूची, संघ सूची समझिएगा, संघ सूची दोस्तों जिसमें कितने विषय हैं टोटल, तो आपको पता होगा वर्तमान में 100 विषय हैं। ठीक, जैसे इसमें रक्षा हो गया, विदेशी मामले हो गए, है ना, सिक्का व मुद्रे हो गया दोस्तों, युद्ध हो गया, रेलवे हो गया, नौ परिवहन हो गया, परमाणु शक्ति, जनगणना दोस्तों, ये संघ सूची के विषय हैं, तो संघ के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। और वहीं राज्य के अंतर्गत बात करें दोस्तों तो टोटल 61 विषय हैं। कितने, 61। जैसे बाजार मेले हो गया, पुलिस प्रशासन हो गया, जेल प्रशासन हो गया दोस्तों, सार्वजनिक व्यवस्था हो गया, तो ये सब चीजें दोस्तों आपको पता होगा कि बाजार और मेले यही क्या है, राज्य सरकार के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। और समवर्ती सूची का होता है दोस्तों जिनमें दोनों लोग कानून बना ले। ठीक है, राज्य और केंद्र दोनों बनाते हैं दोस्तों, समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं, जिसके 52 विषय हैं। ठीक, तो हमारा बिल्कुल सही क्या जाएगा दोस्तों, बी नंबर, बाजार और मेले, इन पर राज्य सरकार काम करती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि भारतीय, देखिए ये दोस्तों आपका, देखिए क्वेश्चन एकदम आसान है, केवल और केवल दोस्तों आपको भड़काया गया, थोड़ा सा मतलब कि बड़ा कर देगा और समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो स्पेस है भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण यानी ट्राई द्वारा प्रस्तुत की गई एक संकल्पना है जिसमें एक व्यक्ति कारोबार प्रचार करने वाले फोन और संदेश रोकने के लिए अपने फोन का विवरण पंजीकृत करा सकता है दोस्तों। उसको क्या बोलते हैं, तो आपको एक चीज पता होगा दोस्तों, परेशान ना करे दोस्तों। आपको पता होगा कि आपके पास कंपनी, आपके फोन पे कंपनी वाले फोन आते होंगे दोस्तों, बहुत ज्यादा आते हैं, तो आप क्या कहते हैं कि यहाँ डीएनडी लगवा दो ना, डीएनडी लगवा दो। अब इंग्लिश में आपको पता है डीएनडी है ना, डू नॉट डिस्टर्ब। ठीक है, डीएनडी, डू नॉट डिस्टर्ब लगवा दो। उसी को दोस्तों हिंदी में क्या बोलते हैं, परेशान ना करना दोस्तों। आपने कभी बचपन में किया भी होगा कि दोस्तों ज्यादा कॉल आते हैं तो हम क्या करते हैं, सीधा दोस्तों कॉल करते हैं और कहते हैं भैया हमारे में डीएनडी लगा दो। डीएनडी पता है, मगर हिंदी में दोस्तों आपको नहीं पता, परेशान ना करे दोस्तों, ये लगा दीजिए। तो ये भी आपको अच्छा लगा हो दोस्तों तो शेयर करिएगा वीडियो, और अच्छा लगा दोस्तों बहुत अच्छी बात है। और समझिएगा केवल समझने वाली बात है कि दोस्तों क्या है कि इसमें एक व्यक्ति कारोबार प्रचार फोन और संदेश रोकने के लिए दोस्तों फोन का विवरण पंजीकृत करा सकता है दोस्तों, उसको क्या बोलते हैं, डीएनडी, यानी कि परेशान ना करना। ठीक है, बिल्कुल अच्छे समझ गए होंगे दोस्तों। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन दोस्तों चिपको आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ था दोस्तों। आपको पता होगा कि सुंदरलाल बहुगुणा दोस्तों अभी हाल ही में क्या हुई दोस्तों, मृत्यु भी हुई है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि 1974 के
समय दोस्तों आपको पता है कि उत्तराखंड में दोस्तों वनों की कटाई के लिए दोस्तों क्या हुआ था, इनके बचाव के लिए दोस्तों एक आंदोलन चलाया गया था जिसका नाम था दोस्तों चिपको आंदोलन। क्या करते थे दोस्तों कि ये लोग उससे चिपक जाते थे, मतलब कि किससे दोस्तों, पेड़ों से चिपक जाते थे, कहते थे पहले हमको काटिए। ठीक है, तो दोस्तों ये एक बहुत अच्छा मतलब पर्यावरण से संबंधित दोस्तों कार्यक्रम था। ठीक है, जिसमें दोस्तों आपको बता दें कि सुंदरलाल बहुगुणा और दोस्तों चंडी प्रसाद भट्ट दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाया था, सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट दोस्तों। ठीक है, तो ये जिसको आपको पता होना चाहिए। तो हमारा मतलब ए और बी बिल्कुल सही, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। और दोस्तों एक चीज़ बता दें कि मेधा पाटेकर का संबंध किससे, तो नर्मदा बचाओ से। याद रखेंगे, पूछा जाएगा नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित कौन है, मेधा पाटेकर। और दोस्तों विनोबा भावे, ठीक है, भूदान आंदोलन से संबंधित, किससे दोस्तों, भूदान आंदोलन से संबंधित है विनोबा भावे जी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते दोस्तों कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक संविधान सभा गृह में हुई थी, जिसे अब क्या कहा जाता है दोस्तों, तो अब कहते हैं संविधान भवन का केंद्रीय कक्ष बोलते हैं दोस्तों। और आपको पता है कि जब 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी दोस्तों, तो उसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, तो अस्थायी रूप से अध्यक्ष बनाया गया था दोस्तों, अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को। ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, पहली बैठक हुई थी दोस्तों, अस्थायी अध्यक्ष बनाया किसको, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। फिर उसके बाद दोस्तों दूसरी बैठक होती है 2 दिन बाद दोस्तों, यानी कि 11 दिसंबर 1946 को, जिसमें दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है दोस्तों। तो ये चीज याद रखेंगे दोस्तों। तो पहली बैठक कब हुई, 9 दिसंबर 1946 को दोस्तों, और अंतिम बैठक हुई थी दोस्तों 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, जिसमें दोस्तों 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई थी। चलिए, तो सही ऑप्शन का जाएगा हमारा ए नंबर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है दोस्तों कि लोकपाल एक संस्कृत शब्द है हिंदी में जिसका अर्थ क्या होता है दोस्तों। लोकपाल आपको बताया, लोकपाल बिल हमने बताया भी था दोस्तों इसके बारे में पहले वाले उसमें। ठीक है, तो इसके बारे में आपको बताना है कि लोकपाल क्या है। एक दोस्तों हिंदी का शब्द, सॉरी संस्कृत शब्द है दोस्तों, जिसका अर्थ क्या होगा कि लोगों की नियुक्ति या फिर दुनिया के न्यायाधीश या फिर लोगों की देखभाल करने वाला या फिर दोस्तों नागरिकता की पसंद मेरे दोस्तों। तो इसका बिल्कुल सही अगर ऑप्शन की बात करते हैं दोस्तों, तो बिल्कुल सही ऑप्शन आपका हो जाएगा दोस्तों। लोकपाल का मतलब क्या होता है कि लोगों की देखभाल करने वाला। ठीक है, तो बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि गरीबी रेखा से नीचे के लोगों का अनुपात किसके द्वारा दोस्तों अनुमानित किया जाता है दोस्तों, इसके बारे में आपको बताना है दोस्तों। तो बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, आपको पता होना चाहिए किसके द्वारा किया जाता है, तो लोगों की संख्या के अनुपात के हिसाब से। ठीक है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है दोस्तों। तो बताइएगा कि कौन सा कथन दोस्तों इसमें सही है या कोई सा भी नहीं सही है दोस्तों, इसके बारे में आपको बताना होगा। आपको पहली चीज पता होना चाहिए दोस्तों, राष्ट्रपति क्या है दोस्तों, ये इसके महाभियोग किस तरह लाया था दोस्तों, अनुच्छेद 61 के तहत ना, आर्टिकल 61 के तहत दोस्तों राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। चलिए दोस्तों आप देखिए पहले कथन देखते हैं दोस्तों कौन सा सही है दोस्तों। दोनों सदनों के सदस्य बहस में हिस्सा लेते हैं परंतु केवल राज्यसभा के सदस्यों को मत देने का अधिकार होता है दोस्तों, बिल्कुल गलत है। और आपको बता दें दोस्तों ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। और महाभियोग दोस्तों 14 दिन पूर्व बता करके लाया जाता है, किसी भी सदन से लाया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें तो ये तो कथन बिल्कुल गलत है। अगला है राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग तभी लाया जा सकता है दोस्तों जब वे राष्ट्रपति पद के लिए अयोग्य सिद्ध हो जाएं या फिर वित्त अनियमितता में लिप्त पाए दोस्तों, बिल्कुल गलत है। वित्त अनियमितता में बिल्कुल दोस्तों ये गलत है दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो हमारा दोस्तों बिल्कुल दोनों ऑप्शन गलत हैं। तो दोस्तों कौन सा सही हो जाएगा, ए और बी दोनों ही नहीं दोस्तों, तो बिल्कुल सही ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं कि किस न्यायिक मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह माना कि पहली शादी के रहते हुए दूसरी शादी करना दंडनीय अपराध है, हालांकि दूसरी शादी अमान्य नहीं होगी दोस्तों। हमने बताया था दोस्तों जिसकी बीवी का होता है दोस्तों एकदम सरल स्वभाव के होते उसका पति क्या कर सकता है, दूसरी शादी कर सकता है। हमने केवल याद करने के लिए बताया दोस्तों, ऐसा नहीं कि हम ऐसा कुछ करने के लिए उकसा रहे हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल आप समझिएगा तो बिल्कुल सही ऑप्शन का जाएगा सरला मुदगल ना, हमने बताया था दोस्तों। और इनामदार किससे होता है दोस्तों, ये शैक्षणिक संस्थान संबंधित है। और मदन लाल दोस्तों हमने बताया था कि दोस्तों अगर रेप करते हो आप, बलात्कार करते हो, उसके बाद दोस्तों समझौता नहीं कर सकते, ये बताया था। समता दोस्तों हमने बताया था कि एससी के लिए दोस्तों है ना संबंधित है दोस्तों, बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर सरला मुदगल बनाम भारत संघ मेरे दोस्तों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते दोस्तों यही है हमारे पूरे 20 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी दोस्तों शेयर करिएगा दोस्तों तक, और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन अवश्य प्रेस करिएगा क्योंकि दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आपके लिए लाते रहेंगे। और बताइए कैसी लगी वीडियो। थैंक यू, धन्यवाद।